कि हीट क्या होती है, यानी कि ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा जो होती है वो तापांतर के कारण अस्तित्व में आती है। वैसे ही अभी ठंडों का मौसम चल रहा है, जैसे अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, ठंडों का मौसम है। आप मैं आशा करता हूँ आप हाथ तापते होंगे। हाथ जब तापते हैं, लकड़ी में आग लगाते होंगे। जब आग लगाते हैं उसको आप हीट नहीं कहेंगे। जब आप हाथ सेकते हैं ना तो उसको कहेंगे हीट। कैसे कहेंगे, इसके डायग्राम के जरिए समझते हैं। मानो मैंने लकड़ी में आग लगाई है, ये दिख रही होगी आपको आग है। कोई व्यक्ति, या मानो मैं ही यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। आग से यहाँ तक जो जो भी कुछ आएगा उसको मैं कहूंगा हीट है। और जो आ रहा है उसको मैं कहूंगा हीट ट्रांसफर। पूरा नाम इसका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण होगा। ऊष्मा को ऊष्मा ना कह के ऊष्मा स्थानांतरण ही कहते हैं, क्योंकि इसका ये करेक्ट नाम है। आपका जहाँ जहाँ हीट आई है, ये तो नहीं है आपके पास खुद हीट, या आप खुद आपके पास पहुंच गए आपको हीट मिल गई, ऐसा तो नहीं है। हीट आपके पास पहुंची है तो उसको मैं कहूंगा हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। इस प्रकार का डायग्राम अपने स्कूल में किया होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने किया होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। इसमें क्या होता है, एक रोड लेते हैं मेटल की, उसके एक सिरे को गर्म करते हैं। अब जो हीट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में, यानी कि पूरी रोड को कैसे गर्म करती है इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। एक सिरे को मैंने गर्म करना चालू किया, ठीक है। यहाँ फिर क्या हुआ, तापमान इसका इंक्रीज हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ इतना पोर्शन जो है इसका तापमान गर्म हो गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे हीट जो है पूरे रोड को गर्म कर देती है। कैसे करती है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा ज्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हाई से लो में होगी। इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी हमेशा। ये नहीं होगा कि लो से हाई में पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा कैसे होगी, हाई से लो में। जहां आपने आग लगाई है वहां टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, और दूसरे में जो पहुंची नहीं है तो वहां टेम्परेचर कम होगा। इसलिए हीट हमारी हाई से लो में ट्रांसफर होती है। ये एक ऊष्मा स्थानांतरण का कॉन्सेप्ट होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये भी हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि चालन क्या होता है, यानी कि कंडक्शन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा हीट कैसे होती है, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन बहुत, ये जो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखे जा सकते हैं। अगर आप उनको समझ जाओगे तो आप भी कहोगे हाँ यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, या फिर यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ रेडिएशन हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। कंडक्शन को समझते हैं, जैसे कि आपके घर में क्या होगा, चूल्हा रखा होगा आपके घर में। आप किसी बर्तन को रखते हो उस पर, कोई पानी उबालने के लिए या दूध उबालने के लिए, गर्म करने के लिए। आप जब रखते हो तो बर्तन क्या होता है, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। ये नहीं कि बहुत जल्दी जैसे आपने रखा, आग लगाई तुरंत गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। इसके पीछे कारण क्या है, वो है चालन। चालन का सीधा संबंध क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट से है, या मैं कहूँ सॉलिड मेटल से है। सीधा संबंध इसका यहाँ से है। चालन भी क्या है, हीट ट्रांसफर की विधि है, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। तो ठोस में कैसे ऊष्मा स्थानांतरण होती है वो चालन के द्वारा समझते हैं। जैसे कि बर्तन लिया मैंने, उसको मैंने चूल्हे पर रखा। अब ठोस में क्या होगा, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ठोस के बारे में बता दूं मैं आपको। ठोस में जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं एक दूसरे से। अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स को हिलाऊंगा तो दूसरा भी हिलना चालू कर देगा, तीसरा भी हिलना चालू कर देगा। ये इसकी एक टेंडेंसी है, गुण है सॉलिड में। मैंने बर्तन को रखा चूल्हे पे, अब बर्तन को गर्म करना चालू करता हूँ। इसके मॉलिक्यूल्स मैंने दिखा दिए यहाँ पे नीचे। जब मैं गर्म करता हूँ तो जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको ये वाले, यानी कि बर्तन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अणु हैं, वो गर्म होना चालू होते हैं। जब भी मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो वो क्या होते हैं, हिलना चालू करते हैं। भैया एक ही जगह पे रुक के ऐसे ऐसे हिलना चालू कर देते हैं, डांस करना चालू कर देते हैं, या मैं कहूँ नाचना चालू कर देते हैं। अब भैया एक बंदा नाच रहा है, उसके साथ बगल में एकदम एकदम बगल में चिपका हुआ उसके साथ में है, वो भी डांस करना चालू कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ कोई यहाँ पे खड़ा है, अगर मैं ऐसे इसे हिलूंगा तो वो भी हिलना चालू करेगा। ऐसे उसके बगल में होगा, जिसके साथ चिपका होगा वो भी ऐसे हिलना चालू कर देगा। तो यही होता है कंडक्शन में। सॉलिड में ये देखो, ये बर्तन है, इसके मॉलिक्यूल दिखा दिए। अब ये वाइब्रेट करना चालू करता है। इसका सही जो एक शब्द है वो है वाइब्रेशन। अब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन चालू करता है, वाइब्रेट करना चालू करता है, उसके साथ जो होगा मॉलिक्यूल वो भी वाइब्रेट करना चालू करता है, वो भी कंपन करना चालू करता है। इसी प्रकार जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट में या बर्तन में, वो सभी के सब धीरे धीरे डांस करना चालू कर देंगे एक ही जगह पे रुककर। अब भैया डांस करना चालू कर दिया इन्होंने। अब भैया सब डांस करना चालू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब इसकी हिट दूसरा ट्रांसफर हो जाएगी। डांस करने का मतलब क्या है कि जब ये वाइब्रेट करेगा, दूसरा भी वाइब्रेट करेगा, यानी कि अपना हीट जो है वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा। ऐसे तरह हमारा पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। कंडक्शन है बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होती है, नहीं एकदम से आपने बर्तन रखा तुरंत गर्म हो जाए। यही कारण है कंडक्शन बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करती है, बहुत आराम से होती है। हीट तो हमारा एक
प्रैक्टिकल एग्जांपल। दूसरा समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे हमने ऊष्मा में पढ़ा था, हीट में पढ़ा था, हीट ट्रांसफर में ये डायग्राम दिया था, वैसे ही मिलेंगे। मोमबत्ती ली, एक रॉड ली मैंने मेटल की, एक सिरे को गर्म करना चालू किया, इसके मॉलिक्यूल्स में दिखा दिए नीचे, ठीक है। अब भैया जैसे इतना सिरा गर्म हो गया, इसके कुछ मॉलिक्यूल भैया गर्म हो गए, लाल हो गए, गर्म गर्म करके गर्म होके वो लाल हो गए। अब जब लाल हो गए वो वाइब्रेट करेंगे, यानी कि कंपन करना चालू करेंगे एक ही जगह पर रुककर। अब ये कंपन करेंगे, अपने साथ जितने भी चिपके होंगे सबको हिलाना चालू कर देंगे, यानी कि इसी प्रकार पूरी रोड हमारी गर्म हो जाएगी। इस पूरे का जो सारांश है उसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं। अब इस बर्तन को मानो क्लास, और ये जो आग लग रही है ये इसको मानो भैया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने किसी एक क्लास के बच्चे को इतना डांटा भैया, वो बच्चा आग बबूला हो गया, इतना आग बबूला हो गया, परेशान हो गया, मैं अपना गुस्सा अपनी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालूं। वो गया वापस क्लास में। अब वो आग बबूला लड़का था ही, उसने क्या किया, जितने भी क्लास के बच्चे थे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बच्चे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो बच्चों को भैया उसने डांटना चालू कर दिया, सब बच्चों को डांटना चालू कर दिया। बच्चे भैया कंफ्यूज हो गए कि यह मैं डांट क्यों रहा है। बच्चों ने भैया अपना गुस्सा उस पर निकाला, किसी और ने किस पे निकाला, ऐसे पूरी जो क्लास है वो गर्म हो गई। तो भी तो कहेंगे हाँ वो क्लास भैया गर्म पड़ गई। यही कारण है जो मॉलिक्यूल्स है हमारे वो गर्म पड़ जाते हैं। जब एक नाच रहा है वो भी नाचना चालू करता है। यहाँ नाचना एक हमने समझने के लिए यूज किया गया है, वैसे जो एक्चुअल शब्द है वो क्या है, वाइब्रेशन है, यानी कि कंपन है। अब आपने सुना होगा एक कंपन है यानी कि वाइब्रेशन, एक आपने सुना होगा ऑक्सीलेशन यानी कि दोलन। दोनों क्या है, छोटे बड़े हैं। दोलन का इसको बोलता हूँ मैं बड़ा भाई, और जो वाइब्रेशन यानी कि कंपन इसको बोलता हूँ छोटा भाई। आपने कई जगह यूट्यूब में भी देखा होगा, या मैं कहूँ विकीपीडिया में देखा होगा, दोलन को इसमें कंपन भी कहा गया है, लेकिन दोनों अंतर है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। दोलन जैसे कि एक पेंडुलम वाली घड़ी देखी है आपने, पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखा होगा टीवी में, घंटा लटकता है, ऐसे ऐसे नाचता है भैया, वो भी नाचने में चालू रहता है। अब वो जो घंटा होता है वो कब इधर जाता है, तो वापस उसी स्थिति में आता है, इधर जाता है। जो ये बहुत धीरे धीरे आता है, ये नहीं आपने ऐसे घंटा ऐसे भाग रहे तुरंत तुरंत, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत धीरे धीरे आराम से बड़े प्यार से आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे बड़े प्यार से करता है। यानी कि दोलन में जो प्रोसेस होती है बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन वाइब्रेशन में जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। वाइब्रेशन बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। आपका जो मोबाइल है, आप उसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाइब्रेशन हो रहा है, ये तो नहीं कहते आप दोलन हो रहा है उसमें, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेट होता है। या फिर बोलूं, आपने गिटार देखा हो, गिटार में जो तार होती है ना, उसको आप एक तार को हिलाओगे तो वो वाइब्रेट करती है, बहुत जल्दी जल्दी तार हिलती है। आप उसको दोलन नहीं कहते, ऑक्सीडेशन नहीं कहते, उसको आप क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है। आगे बात करते हैं संवहन की। आपने देखा होगा थंबनेल में कि वायु कैसे गर्म होती है। आप इसके जरिए समझेंगे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म होता है। साथ ही साथ किसी बर्तन में जो लिक्विड है, जो पानी है, वो कैसे गर्म होता है, कैसे कन्वेक्शन उसमें देखते हैं, हम उसको देखेंगे। और जो कन्वेक्शन है यानी कि संवहन जो है, दो प्रकार का होता है, नेचुरल कन्वेक्शन यानी कि प्राकृतिक संवहन, और हमारा फोर्स कन्वेक्शन, इसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं, जिस प्रकार कंडक्शन था वो हमारा सॉलिड से संबंधित है, इसी प्रकार हमारा कन्वेक्शन हमारा द्रव व गैस में देखा जाता है। सॉलिड में क्या था, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और वहीं द्रव व गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। मैंने क्या किया, एक बहुत गर्म की गई बॉडी को लिया है, कोई भी मान लीजिए, कोई आपने लकड़ी ली है, उसमें आग लगाई आपने, उसको आपने खुले में रख दिया, उसके जरिए आप समझिए। एक मैंने हॉट बॉडी ली है, अब ये गर्म है, तो ये क्या करेगी, अपने में से हीट को निकालेगी। इनने हीट निकाली। अब जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसमें कुछ ना कुछ कण होंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो हीट होती है ये मॉलिक्यूल्स को सप्लाई कर देता है, भैया तू भी गर्म हो जा। ये सब मॉलिक्यूल्स जिसके आसपास मॉलिक्यूल्स हैं उनको गर्म कर देता है। अब क्या है, जो गर्म हुए मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने हीट बाकी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर कर देता है। उनको भी भैया कूद कूद के लात मार के ऐसे समझ लो, उनको भी हीट ट्रांसफर कर देता है। जैसे उसमें क्या था, पास पास है, अगर एक को हिलाओगे सब हिल जाएंगे। इसमें क्या है, अगर तुम एक को हिलाओगे, अगर मान लो इसने हीट दी इसको, तो ये आगे जाएगा, इसको हीट दे देगा, ये आगे जाएगा, इसको हीट दे देगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। अच्छा, कंडक्शन जो है बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है। अगर किसी बर्तन को आप चूल्हे पे रखोगे तो बहुत देर से गर्म होता है, लेकिन जो कन्वेक्शन है बहुत तेजी से होती है। ज्यादा तेज भी नहीं कहेंगे, लेकिन होती है तेज कंडक्शन के हिसाब से। कैसे, आप यदि ठंडों का मौसम चल रहा है, आग लगाएंगे लकड़ों में, अगर कोई 1 से 2 मीटर दूरी पे खड़ा है कोई बंदा, उसके पास भी जो हीट है पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, कन्वेक्शन के द्वारा हीट पहुंचती है।
तो एक तो एग्जांपल था हमारा एटमॉस्फेयर का, यानी कि वातावरण कैसे गर्म होता है, हमारी जो आसपास की एयर है यानी कि वायु है वो कैसे गर्म होती है, वो है कन्वेक्शन के द्वारा। और जो हमारी कन्वेक्शन है एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। आपने देखा है भारी प्रोसेस चलती है ये, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, पानी है, यहाँ कन्वेक्शन होता है, तो हमारी क्या है भारी प्रोसेस है। लेकिन जो हमारा कंडक्शन है वो इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल कैसे, सॉलिड क्या है, जैसे कि हमारा बर्तन था, इसमें हमने मॉलिक्यूल से रिलेटेड बात की थी, तो हमारा इंटरनल प्रोसेस हमारा कंडक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। वही मैंने किया है, किसी चूल्हे पे बर्तन रखा है, इस बार मैंने बर्तन में पानी डाल दिया है। उस टाइम बर्तन क्या था, खाली था बर्तन, अब तो मैंने पानी डाल दिया। अब पीना गर्म पानी करके, ठंडों का मौसम चल रहा है वैसे भी। अब इसमें मैंने भर दिया पानी, जब मैं हीट दूंगा, ठंडा पानी है भैया, ठंडों का मौसम चल रहा है, ठंडा पानी है, जब मैं हीट दूंगा तो पहले जो नीचे के पानी है धीरे धीरे गर्म होगा। अब जब पानी नीचे गर्म होगा तो डेंसिटी जो होती है वो नीचे क्या होगी, कम होने लग जाएगी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को आप ऐसे समझो, जो होता है ना गाढ़ापन, जो गाढ़ापन होता है ना वो हमारी डेंसिटी होती है। जैसे कि बात करूं मैं, आपने देखा होगा शहद, तो वो क्या है गाढ़ापन है, उसमें डेंसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी भी ज्यादा है। डेंसिटी विस्कोसिटी की किसी और बात में, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझिए जो डेंसिटी है वो गाढ़ापन से संबंधित है। ठंडा पानी है तो जब आग दोगे ना तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब आग हीट दोगे तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो गर्म होना चालू कर देंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, सॉलिड में कम होते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर दूर है, ये भैया नीचे वाली डेंसिटी कम हो गई, नीचे वाली डेंसिटी कम हुई पानी की, तो ये डेंसिटी ऊपर जाएगी, यानी कि जो लेयर है नीचे वाली ऊपर जाएगी, अब जो ठंडी है नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है, इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है, पूरा हमारा पानी गर्म होता रहता है। ये थी कन्वेक्शन का पार्टिसिपेट इसके अंदर। अब मैंने कहा था दो प्रकार की होती है प्रोसेस कन्वेक्शन की, एक है नेचुरल कन्वेक्शन, एक हमारी फोर्स कन्वेक्शन। जो हमारा वातावरण हो रहा है ना वो हमारा नेचुरल कन्वेक्शन में आता है, यानी कि प्राकृतिक संवहन में आता है। कैसे, हमने कोई गर्म वस्तु रख दी यहाँ एटमॉस्फेयर में, वो अपने अभी पूरे वातावरण को गर्म कर रही है, ये तो नहीं। आपने जैसे कि कोई गर्म वस्तु है, आपने क्या करा, कोई फैन लगा दिया उसके आगे, कोई पंखा लगा दिया, जिससे आपका जो वातावरण है वो जल्दी गर्म हो जाए, वो जल्दी गर्म हो जाए। यहाँ पे धीरे होगा, धीरे धीरे यहाँ प्रोसेस होगी, यहाँ पे क्या होगा, तेज होगा। ये समझने का जरिया है, ये हमारा फोर्स कन्वेक्शन है, ये हमारा नेचुरल कन्वेक्शन है। हमने क्या, कोई ना कोई हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी यूज कर लिया, कोई ना कोई हमने एक्सटर्नल डिवाइस कर ली यूज, जिससे हमारी जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए इसके कंपेरिजन में। तो ये था हमारा कन्वेक्शन। इस प्रकार से हमारी एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वायु हमारी गर्म होती है। अब बात करते हैं रेडिएशन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। दोस्तों रेडिएशन समझने से पहले, यानी कि विकिरण समझने से पहले हमें समझना होगा कि तरंगे क्या होती है। आपने सुना होगा तरंगे, यानी कि वेव सुना होगा, वेव क्या होती है। आपने इस प्रकार का एग्जाम्पल अपने आसपास किया होगा, तालाबों में, नदियों में किया होगा। आप क्या करते हो, तालाब में जब भी पत्थर फेंकते हो तो गोल गोल से रिंग बन जाती है। इस डायग्राम के जरिए आपको एक फोटो दिख रही होगी, उस फोटो की तरह एक रिंग बन जाती है तालाब में, आपने देखा होगा। इसी प्रकार जब पत्थर फेंकते हो आप, तो उसके सेंटर से बाहर कुछ गोल गोल सी रिंग बन जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं साइंस में। अब गोल गोल सी रिंग बन जाती है, इससे हमें क्या मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि जो पानी है इस सेंटर से बाहर जा रहा है, यानी कि पानी जो है बढ़ रहा है, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब इसको मैं इस प्रकार डायग्राम में देखता हूँ। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वेव जो है वो दिख रही है आगे बढ़ती हुई। देखो, अगर इन वेव पर आप गोल गोल पत्थर रख दो ना, या फिर गोल गोल आप कुछ भी कंकड़ रख दो जो नीचे डूबे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा कंकड़ आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी जगह पे ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे, लेकिन कंकड़ जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आप करके देखिएगा। और आप देख सकते हैं, जब भी आप आवाज लगाते हैं या किसी को बुलाते हैं, चीखते हैं, तो आपकी आवाज उस बंदे के पास पहुंच जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन ये तो नहीं होता कि आपकी आवाज के साथ आपकी हवा जो है वो भी, आसपास की जो हवा है वो भी उस बंदे के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आपकी आवाज उस बंदे के पास पहुंच गई लेकिन हवा नहीं पहुंची? तो इसका जो कारण है वो क्या है, तरंगे हैं। तरंगे क्या होती है, इस प्रकार हम समझते हैं। अब तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो होती हैं वैसी तरंगे होती हैं, और हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये तरंगे होती हैं दो प्रकार की। ऐसी तरंगे जिनको संचित होने के लिए, जिनको चलने के लिए
किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि जैसे कि हमारा ठोस है, द्रव है, गैस है, इनके द्वारा जो संचरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल तरंगे। और जिनको नहीं होती है उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इनके बारे में अभी बेसिक जानते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, कंडक्शन, रेडिएशन और हमारा कन्वेक्शन। बेसिक समझते हैं अभी। जिस प्रकार जो वेव है, अब कोई बंदा यहाँ खड़ा है, या फिर मैं कहूँ जो कंकड़ है, ये फील कर सकते हैं इस वेव को, ये फील करेंगे। जैसे कोई बड़े समुद्र में देखोगे आप, नाव है, वो एक ही जगह पे रहती है, वो कोशिश करती है आगे बढ़ने की, क्योंकि उनके पास पीछे पंखे लगे होते हैं, बड़े बड़े मशीन इंजन लगे होते हैं, लेकिन एक ही जगह पे वो रहते हैं। वो फील कर सकते हैं इस वेव को। इस प्रकार जो ऊर्जा है हमारी, जो हीट है, वो भी पहुंचती है दूसरे स्थान पर। अब आप तो ये कहोगे भैया कि जैसे कि आपने, मैंने एग्जांपल बताया था कन्वेक्शन में, कि मॉलिक्यूल जो है वो ये हीट ट्रांसफर करने एक दूसरे को, इसी प्रकार इसमें क्यों नहीं है सर? आपने देखा जो हमारा कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में क्या था, गैस और सॉलिड से संबंधित है, यानी कोई ना कोई मीडियम है। अब मान लो जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर कैसे आएंगी? ये भी तो भगवान का भैया कुछ ना कुछ एक अनोखा भगवान ने काम किया है। सूर्य की किरणें हमारे पास आती हैं, तो वो कैसे आती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से यहाँ पे आती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए ना किसी मीडियम की आवश्यकता हो, ना किसी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता ना हो, उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऐसी तरंगे वैक्यूम में भी चल सकती है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, रेडिएशन पे। बात करते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण की। विकिरण में क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से आगे बढ़ती हैं। इनके सहायता से ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी पर कैसे आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से आता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का लगभग समय लगता है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार, आपने यूट्यूब के थंबनेल पे भी देखा होगा इस प्रकार का एग्जाम्पल। सूर्य की किरणें क्या करती हैं? जब पृथ्वी पर आती हैं तो कुछ ना कुछ वातावरण को गर्म करती हैं, और कुछ किरणें जो है वो हमारी धरती को मिल जाती है। कुछ हमारा एटमॉस्फेयर गर्म करती है, कुछ धरती को देती है। दिन के समय तो ऐसा काम हो जाता है, आपने देखा होगा दिन के समय गर्मियों में खासकर बहुत गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत आती हैं। ऐसे ठंडों में भी होता है। अब दिन में तो भैया सूर्य देव ने काम कर दिया, अब रात में क्या होगा? कभी कभी रात में भी आपने देखा होगा कि मौसम जो है गर्म रहता है। तो क्या है इसका कारण? अब सूर्य देव की किरणें भैया नीचे आ गई पृथ्वी पर। सूर्य देव ने अपनी किरणें पृथ्वी को दे दी, यानी कि जो सरफेस है इसको दे दी। अब सरफेस भी क्या है? सॉलिड ही तो है, पार्टिकल पास पास है। वही कंडक्शन वाली प्रोसेस यहाँ पे हो गई। धरती पे भैया सरफेस जो है उस पर हो गई कंडक्शन वाली प्रोसेस। सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आई, उन किरणों को हमने कहा रेडिएशन। अब कंडक्शन देखो, धरती से रात के समय धरती हमारी गर्म थी, अब यहाँ से कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, कहाँ निकलेगी? एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण में। उसको हमने क्या कहा? कन्वेक्शन कहा। हमारा वातावरण हो गया गर्म। तो इस प्रकार का ये बेसिक एक साइकिल है, आप समझ, आपके समझ आने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस था।